देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं भारतवर्ष हूं, इस विश्व के युगों पुराने इतिहास का प्रत्यक्ष साक्षी। सतयुग से कलयुग की यात्रा में इस दुनिया के विधान के साथ मानव जाति के बदलते चरित्र देखे हैं मैंने। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे उस लोकतांत्रिक स्वरूप की है जो इसी युग में वर्षों की पराधीनता से मुक्त होकर एक नए स्वतंत्र लेकिन खंडित राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। मेरी स्वतंत्रता का वो उत्सव रक्त रंजित था। मजहब के आधार पर एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा था। मूल समाज के लाखों लोग मारे जा रहे थे। हिंदू औरतों के साथ जो हो रहा था, उसकी कल्पना मात्र से ही आत्मा चीत्कार कर उठेगी। चंद चेहरों की महत्वाकांक्षाओं पर लाखों लोगों की बलि चढ़ गई। भारत का नेतृत्व इस विभाजन का जिम्मेदार था। जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल होना था, मगर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने चढ़ाई कर दी। नतीजा, राज्य के कुल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर में से 83,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया। तब भारत का कांग्रेसी नेतृत्व कुछ न कर सका। राजा हरि सिंह पूरे कश्मीर के बादशाह थे उस वक्त, कह लीजिए, या राजा थे। और उन्होंने जब एक्सीड कर लिया इंडिया से और इंडिया ने जब फौजें भेजी हैं, तो उसके बाद कोई डाउट नहीं था, हमको यूएन में जाने का कोई मसला नहीं बनता था। लेकिन उस वक्त भी गलत एडवाइस पे, माउंटबेटन और सबके सलाह पे ये सब करना एक सही निर्णय नहीं था, और उसका आज तक हम लोग उसका जो परिणाम है उनको भुगत रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की नीति थी हिंदी चीनी भाई भाई, मगर 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। नेहरू ने भारतीय वायुसेना को जवाबी हमले की इजाजत तक नहीं दी। 1 महीने बाद संघर्ष विराम तो हुआ, मगर जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा अक्साई चिन भारत गंवा बैठा। 37,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर चीन का कब्जा हो गया। भारत का नेतृत्व तब भी कुछ न कर सका। उसके कारण से ही आज की जितनी समस्याएं हैं हमारी उस क्षेत्र में, वो उनका मूल आधार ये है कि वहाँ पर अब चीन जमा बैठा है। और ये शायद उस वक़्त के प्रधानमंत्री जी, हो सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ देखते हों, उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टि से कभी इस प्रॉब्लम को नहीं देखा। नेहरू जी ने उस टाइम बोला था, पार्लियामेंट में है ये कि हमें सेना की ज़रूरत नहीं है, और हम सेना को, उस टाइम 5 लाख की सेना थी, उसको घटा के 3 लाख पे लाएंगे, और फिर 75,000 पर हमें रिपब्लिक डे परेड पे या दूसरी जगहों पे मार्च करने के लिए चाहिए और नहीं चाहिए। और ये पार्लियामेंट की स्पीच में है
तो हमारी पूरी पॉलिसी ही वहाँ से जो है ना वो गलत हुई। चीन की विजय से उत्साहित पाकिस्तान ने 1965 में फिर हमला बोल दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। तीन दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण कर दिया। महज 13 दिन में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान परास्त हुआ, बांग्लादेश का भी उदय हुआ, लेकिन हम जीत कर भी हार गए। 16 दिसंबर 1971 को सुनहरा अवसर था। जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाता। पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को छोड़ दिया गया, बिना जम्मू कश्मीर का कब्जाया हुआ हिस्सा मांगे। लेकिन उस वक्त भी भारत का नेतृत्व कुछ न कर सका। फौज ने सब युद्ध जीते हैं, लेकिन देश के नेतृत्व ने सब युद्ध हारे हैं। जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, चाहे वो ताशकंद में था, चाहे वो शिमला में था, ठीक है ना, हमने जाके सब जो भी किया हुआ था। जो हमारे नेतृत्व की कमी उस वक्त रही, उससे अगर हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते तो हम ये कश्मीर आज एक भारत का पूर्णतः विलय हिस्सा देखते, और ये 370 या 35A कुछ भी ऐसा ना होता, और आज कश्मीर भारत का एक पूरा भाग होता। हम शांतिप्रिय देश रहे। पंचशील में उस वक्त हम लोगों ने विश्वास किया, नॉन अलाइंड, और अपने इंटरेस्ट को गंवा कर भी हम दूसरे को खुश करने में लगे रहे उस वक्त। और इन सब चीज़ों की वजह से हमको, जबकि हम काफ़ी ताकतवर देश थे, लेकिन उसके बावजूद हमको कमज़ोर देश माना गया। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जिसकी प्रयोगशाला बना पंजाब। कराची और लाहौर में खालिस्तानी आतंकियों के कैंप बनाए गए। 80 के दशक की शुरुआत में ISI के हेडक्वार्टर में पंजाब सेल बना। पंजाब को तोड़ने की पाकिस्तान की ख्वाहिश ना तो पूरी हुई, ना ही कभी होगी, मगर पाकिस्तान की इस हिमाकत पर भी भारत का नेतृत्व कुछ न कर सका। मुस्लिम बहुल जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के लिए आसान टारगेट था। नेहरू के करीबी शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण शुरू किया। हिजबुल मुजाहिदीन, JKLM, जमात इस्लामी कश्मीर और दूसरे चंद आतंकी गुटों को शह मिलती गई और घाटी में कत्लेआम शुरू हुआ। चुन चुन कर हिंदू सिख नेताओं को मारा जाने लगा, घरों को जलाया जाने लगा। 1990 की शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन ने हिंदुओं को कश्मीर छोड़ देने की सरेआम धमकी दी। नतीजा ये हुआ कि लाखों हिंदुओं को अपने ही देश में एक बार फिर विस्थापित होना पड़ा। जो जम्मू और कश्मीर की समस्या बहुत बढ़ी, वहाँ से लोगों का पलायन हुआ, वहाँ पर जो अत्याचार हुए, खुली छूट एक प्रकार की पाकिस्तान को मिली कि वो जिस प्रकार का भी व्यवहार करना चाहे, हमें वो बर्दाश्त है और बर्दाश्त रहेगा। 3 जंग हार चुका पाकिस्तान माना नहीं। 1999 में उसने सीधी लड़ाई की बजाय कबायलियों के भेष में कारगिल में घुसपैठ की। वायुसेना और थल सेना के जवानों ने 2 महीने चली जंग में पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। उन मुश्किल दुर्गम इलाकों में चोटियों पर पाकिस्तान को हरा पाना भारतीय सेना का पराक्रम ही था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत का शौर्य दुनिया ने पहली बार देखा। पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकवादियों ने 2001 में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कर दिया। नौ सुरक्षा कर्मियों का बलिदान हुआ। उस समय भारतीय नेतृत्व की निर्णय क्षमता ही थी कि चंद दिनों में सीमा पर भारतीय फौज ने मोर्चा संभाल लिया, मगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मध्यस्थता से एक बड़ा युद्ध टल गया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक़्त से जाने जाते थे जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उनका जो कद था उसका भारत को पूरा लाभ मिला और उनकी जो शक्ति थी सोचने की, निर्णायक शक्ति जो थी, उसका भी उस वक़्त हम एक प्रगति की ओर अग्रसर हुए। 29 अक्टूबर 2005 को दीपावली से 2 दिन पहले दिल्ली के कई बाजारों में सीरियल ब्लास्ट हुए जिनमें 70 लोगों की जान गई। 11 जुलाई 2006 की शाम 11 मिनट के भीतर मुंबई से ठाणे के बीच लोकल ट्रेनों में 7 ब्लास्ट हुए, इनमें 209 लोगों की जान गई। उसी साल वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और भीड़भाड़ वाले कैंट रेलवे स्टेशन पर 3 धमाकों में 28 लोगों की जान गई। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव धमाकों में 37 लोगों की जान गई। 18 फरवरी 2007 की रात दिल्ली से अटारी जा रही समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ जिसमें 68 लोगों की जान गई। 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ जिसमें 16 लोगों की जान गई। कांग्रेस की सरकार ने तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी तक गढ़ने की कोशिश की। केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद और अलगाववाद को ऐसी शह मिली कि देश के तमाम शहरों में बम ब्लास्ट होते रहे और कांग्रेस की सरकार सोती रही। सबसे बड़ा हमला तो आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी में किया। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द ओबराय ट्राइडेंट, ताज पैलेस, नरीमन हाउस जैसी 12 जगह कत्लेआम किया। 166 लोगों की जान गई। सवाल ये कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की ऐसी क्या मजबूरी थी? इतना शक्तिशाली परमाणु संपन्न राष्ट्र होते हुए भी हमलावरों को भारत जवाब नहीं दे पाया। इतना बड़ा हमला हुआ और हम बैठे रहे, कुछ नहीं किया। क्या हम इतने वो हो गए, नाकारे, इतने हम बेकार हो गए हैं कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते। इस तरह की जो वॉरफेयर है उसमें आपको मैसेज देना बहुत जरूरी, संदेश देना कि हम ताकतवर देश हैं, तुमने अगर ये किया तो हम ये तुमको इस तरह से सबक सिखाएंगे, वह हम नहीं दे पाए और वह मैं समझता हूं लीडरशिप की कमी थी। अठारह सितंबर 2016 को एलओसी के पास उड़ी में आर्मी हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 18 जवानों का बलिदान हुआ। 70 साल में भारत का पहली बार जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक। महज 10 दिन के भीतर 28 सितंबर की रात के बाद भारतीय कमांडोज ने एलओसी पार की, आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। 50 से ज्यादा आतंकी मार डाले और सुरक्षित लौट आए। भारत का जोश चरम पर था। पहली बार लगा कि भारत का नेतृत्व अब कुछ कर सकता है। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 जवानों का बलिदान हुआ। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। महज 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जाबाज पाकिस्तान में घुसे और बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को बमों से उड़ा दिया। 40 जवानों का बदला 300 से ज्यादा आतंकियों की लाशों से लिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा।
मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी ये भारत 2014 से पहले का नहीं, अब तो ये विश्वास हो गया कि नया भारत बहुत कुछ कर सकता है। ये कोई एक छोटा मोटा निर्णय नहीं था, इसमें रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा थी, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और एक लीडर की क्वालिटी वही होती है जो अनसर्टेनिटी और रिस्क के देखते हुए एक सही निर्णय ले, और वो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। चीन से भी रिश्तों की नई परिभाषा भारत लिख चुका है। अमेरिका ने 1955 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की पेशकश की, मगर नेहरू ने चीन का नाम आगे कर दिया। हुआ क्या? 1962 का युद्ध। तब से अब तक भारतीय सीमा में चीनी फौजियों की घुसपैठ की कितनी ही घटनाएं हुई। भारत के प्रति चीन का नजरिया भी बदला है। जो उस वक्त पुराने सैनिक थे, सभी यही कहते थे कि हमने चाइनीज़ को देखा भी नहीं, हम तो सिर्फ भागते ही रहे, और वो एक बड़ी शर्मसार हार थी। मगर आज हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो डोकलाम की बात हुई, उससे भारत का गौरव बहुत ऊंचा पहुंच गया है। हमने चाइनीज़ को एक भी गलत उठाने की कोशिश को हर कोशिश को नाकाम किया, और उनको कोई भी इस तरह की कोशिश नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने वापस जाना ही ठीक समझा। उनको मालूम हो गया कि ये एक ऐसी सेना है जो झुकने वाली नहीं। तब बड़ा सवाल ये कि 2014 से पहले सेना और तमाम संस्थाओं को इतना कमजोर और खोखला क्यों बनाया गया? रक्षा खरीद सौदों में जानबूझकर देरी कर देश की सुरक्षा को खतरे में क्यों डाला गया? वायुसेना 20 साल से राफेल फाइटर मांग रही है, मगर कांग्रेस की सरकार के 10 साल में तो समझौता किया ही नहीं गया। अंत में सरकार ने पैसे की कमी की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। I told the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. 2004 से लेकर 14 तक का समय हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक डार्क पीरियड के तरफ से गिना जाना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा दोष हमारी राजनीतिक या राजनीतिक, डिप्लोमेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या रूलिंग, उसमें कोई शायद ऐसा दोष हो जो इन 10 वर्ष में दिखाई ना दिया। फिर 2014 के बाद बीजेपी सरकार ने जब राफेल पर समझौता किया, तो इसी पर कांग्रेस देश में सबसे बड़ा झूठ फैलाने में लगी है, जबकि ना कोई दस्तावेज, ना अदालत और ना ही फ्रांस सरकार से ऐसा कोई सबूत मिला। राफेल पर झूठ बोलने वाली ये वो कांग्रेस है जो राजीव गांधी के समय में बोफोर्स से लेकर टाटा ट्रक, स्कॉर्पियन पनडुब्बी और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे घोटालों में लिप्त रही। इनके अलावा वाड्रा डीएलएफ जमीन, नेशनल हेराल्ड, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, सिंचाई घोटाला, आदर्श सोसाइटी, इंदिरा की सरकार का मारुति घोटाला, हांगकांग ऑयल डील और नेहरू सरकार का जीप घोटाला, साइकिल आयात और LIC मुंद्रावाला घोटाला भी कांग्रेस के खाते में है। छोटे छोटे घोटालों की बात छोड़ दी जाए तो भी देश में 50 से ज्यादा बड़े घोटाले कांग्रेस के नाम हैं, और इन सब घोटालों में देश को 5,58,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। करप्शन जिस प्रकार से फैली और उसका प्रभाव विशेषकर सुरक्षा बलों के लिए जो खरीदारी पर पड़ा, वो एक बहुत ही बस शब्द ज़्यादा कठिन ना हो, लेकिन वो झेल गया राष्ट्र उस समय को, यही काफ़ी। उसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो सेना के मनोबल पे पड़ता है और सेना के मॉडर्नाइजेशन पे पड़ता है। इसके लिए हर एक लीडरशिप को, हर एक प्राइम मिनिस्टर को, पूरी नेतृत्व को सावधान रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी मामले में ना हो। कांग्रेस के राज में सेना और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कैसे बंधे थे, इसकी झलक कांग्रेस के इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में भी है। कांग्रेस NRC कानून खत्म करेगी, यानी घुसपैठियों का साथ देगी। कांग्रेस के इसी चरित्र के कारण देश के कई जिलों में जनसंख्या असंतुलन बढ़ता गया है। यहाँ तक कि गरीबों के लिए चल रही कई योजनाओं का लाभ घुसपैठिए उठा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इस समय देश भर में अवैध रूप से रह रहे हैं। म्यांमार के 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या तो दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद तक पहुंच गए।
इनमें पश्चिम बंगाल और असम सबसे ज्यादा प्रभावित है और ये सब कांग्रेस की देन है। यही कांग्रेस अब देशद्रोह कानून भी खत्म करेगी, यानी आतंकवादियों का साथ। कांग्रेस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी हटाएगी, यानी पत्थरबाजों का साथ और सेना के बंधे हाथ। कांग्रेस धारा 370 भी नहीं हटने देगी, यानी अलगाववादियों के साथ खड़ी होगी कांग्रेस। इतना ही नहीं, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में उग्रवाद और देश को भीतर से टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करने वाले अर्बन नक्सलियों को कांग्रेस और वामपंथ का गठजोड़ ही पालता पोसता रहा है। अपने ही देश में हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है। हिंदू आतंकवाद नाम की फर्जी थ्योरी गढ़ी जाती है। स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा जैसे सज्जनों को सालों साल जेल में यातनाएं दी जाती हैं, सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। केरल के वायनाड की ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन के दौरान रोड शो में तिरंगे से ज्यादा हरे चांद सितारे वाले झंडे कांग्रेस की फितरत के हिसाब से ही तो हैं। हाफिज सईद साहब जहां तक सवाल उनका है, अफजल गुरु जी को हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। आतंकवाद का सारा कारण ही ये तुष्टीकरण है। जब आप किसी चीज़ को आपने भगवा आतंकवाद का इन्वेंशन किया उसका, कैसी भी चीज़ है, इस चीज़ को छुपाने के लिए कि जो भी आतंकवाद है वो मुस्लिम आतंकवाद है। हम ये नहीं कहते कि सब मुस्लिम आतंकी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी आतंकी हैं वो सब मुस्लिम हैं। अब 2014 के बाद का भारत देखिए, एक भी घोटाले का आरोप नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर कानून का शिकंजा कसा है। जनधन खातों और नोटबंदी के साथ फेरा कानून में बदलाव ने बेहिसाब लेन देन पर रोक लगाई। देश में गैर कानूनी रूप से विदेशी चंदा लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे एनजीओ पर लगाम लगी और चंदे में 40% की कमी आई। बीते 4.5 साल में 13,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए। फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं पर भी कार्रवाई हुई। विदेशी चंदे का इस्तेमाल अरसे से धर्मांतरण, मदरसों और अलगाववादियों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो रहा था। इन पर भी नियंत्रण हुआ। हुर्रियत की फंडिंग की कमर टूटी तो घाटी में पत्थरबाजी की दुकानदारी भी मंदी पड़ गई। देश में जैसा माहौल होता है उसका सीधा प्रभाव आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पड़ता है। उसमें सेना के तीनों अंग भी आ गए और हमारे दूसरे भी वो सब लोग जो राष्ट्र की बॉर्डर सिक्योरिटी, अक्रॉस द बॉर्डर सिक्योरिटी या जहाँ की भी है, उसके बारे में जो चिंता या चिंतन करते हैं, उनके मनोबल पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आज भारतीय के अंदर में वो फख्र है, वो हिम्मत है कहने की कि मैं भारतीय हूँ, मेरा देश कभी हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा देश रहा है, ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन दुनिया की रही है। करगिल युद्ध के कैप्टन सौरभ कालिया से लेकर सरबजीत को याद कीजिए। पाकिस्तान अब वैसी बर्बरता की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान का F-16 गिराकर मुस्कुराते हुए पाकिस्तानी सीमा से भारत में दाखिल हुए। अब भारत का सैनिक सम्मान महसूस करता है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इसी 4.5 साल में सेना को मजबूत करने के लिए S-400 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट होवित्जर आर्टिलरी गन, पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के लिए रॉकेट जैसी खरीद के सौदे भी विदेशों से किए गए। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी कंपनियों से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वेपन लोकेटिंग राडार स्वाति, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 4th ब्रह्मोस रेजिमेंट, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन के सौदे भी हुए। इसी नीति के तहत भारत में युद्धपोत भी तेजी से बनाए गए। मई 2014 के बाद स्वदेश में बने 64 युद्धपोत सेना में शामिल किए गए। इसी दौर में कई बड़ी निजी कंपनियों ने 155 mm 52 कैलिबर की गन्स, हाई स्पीड बोट, हाई एल्टीट्यूड UAV नेत्र प्रो जैसे कई निर्माण स्वदेश में ही कर डाले। 2017 में DRDO का आई इन द स्काई यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस विमान वायुसेना में शामिल हुए।
सुपरसोनिक लाइट वेट ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर तेजस 2016 में वायुसेना का हिस्सा बना। INS अस्त्रधारिणी, वरुणास्त्र और आकाश जैसे वेपन सिस्टम से हमारी सेनाओं को बल मिला है। अग्नि 5, निर्भय, ब्रह्मोस से लैस Su-30 MKI और BMD जैसे सिस्टम के बाद हाल ही में मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व के चुनिंदा देशों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, भारत की बात पूछी जाती है। आज हम सोलर एनर्जी या एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत से बात होती है। आज स्पेस के बारे में, आउटर स्पेस के बारे में, साइबर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो भारत का पक्ष लिया जाता है कि आज की सरकार ऐसी है जो निर्णय ले सकती है। ऐसी सरकार है जो किसी दूसरे से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाइना हो, किसी दूसरे के दबाव में आके नहीं, वो अपने देश के हित में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। बलिदानी वीरों के सम्मान में देश की राजधानी में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिस पर स्वतंत्रता के बाद हुए युद्धों में बलिदान देने वालों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने भी देश का मान बढ़ाया। रक्षा बजट में मोदी सरकार ने लगातार बढ़ोतरी की है। 2015 में जो बजट 2,55,000 करोड़ रुपए था, वो 2019 में 3,18,000 करोड़ के पार जा पहुंचा। पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू कर 10,700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी इसी दौर में हुआ। इसे सेना का सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसाधनों की कमी ना होने देने की इच्छा शक्ति भी कहा जा सकता है। 1 रैंक 1 पेंशन हमें दिलवाई, वो 40 सालों से लटका हुआ एक मुद्दा आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो अपना एक्स सर्विसमैन हैं, दे आर सो हैप्पी दैट एवरीबडी इज लिविंग ए लाइफ विद डिग्निटी। इसी दौर में दुनिया भर ने भारत के योग को अपनाया तो भारत की आध्यात्मिक जीवन शैली के कारण विश्व में सम्मान भी बढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान के अलावा सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और UAE जैसे पश्चिमी एशियाई मुल्कों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा तो इजराइल जैसे मजबूत देश से भारत की दोस्ती की चर्चा दुनिया में होती है। आज के दिन में आप कहीं पे भारत का नाम लो तो ऐसे लगता है जैसे भारत का नाम विश्व के स्तंभ पे पहुंच गया है, और वो दिन दूर नहीं है जबकि भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगा। कि भारत उभर रहा है, एक नया भारत है। इसके साथ आप किसी तरह से भी बदसलूकी नहीं कर सकते और आप इसकी बात मानने, क्योंकि हमारी बातें हमेशा जस्ट होती हैं, न्याय के साथ होती हैं और हम देश हित में नहीं विश्व हित में बात करते हैं। लोकतंत्र का एक और महापर्व शुरू हुआ है, मगर इस बार कोई भी निर्णय लेने से पहले देश की रक्षा व सुरक्षा के विषय में समझना अति आवश्यक है। हाल ही में 2019 में मिशन शक्ति से भारत ने दिखा दिया कि धरती से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अब हम ऐसे चुनिंदा मुल्कों की श्रेणी में हैं जहां 130 करोड़ भारतवासी अपने मजबूत राष्ट्र पर गौरव और नेतृत्व पर विश्वास रख सकते हैं। मगर सीमावर्ती देशों की विस्तारवादी नीतियों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के प्रश्न को जटिल बनाया है। इसका दायित्व राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के साथ समाज का भी है। सीमा सुरक्षा के प्रति समाज को संवेदनशील, संगठित और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागृत करने के ध्येय से सीमा जागरण मंच 1985 से ही सामाजिक संगठनों को साथ लेकर काम कर रहा है। सुरक्षा के साथ शांति स्थापित होती है और राष्ट्र तरक्की की राह पर चल पड़ते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने, अपने भारत को समृद्ध बनाने और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। कि आज देश की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये पिछले 5 सालों में ही पैदा हुई हैं? 5 साल पहले तक क्या हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा था? इतने बड़े देश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स 5 सालों में नहीं सुधारी जा सकती। जो लोग 60 सालों में नहीं सुधार पाए वो अब न्याय की बात करते हैं। एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश पर राज करे, क्या ये न्याय है? तो मैं बस आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि वोट जरूर दीजिए, बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए, लेकिन वोट आपकी तो सोच आपकी, दूसरों की नहीं। हर व्यक्ति ने अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए। नोटा ये अभिप्राय व्यक्त करने का साधन नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें से जो भी उनको उचित लगे उसको मतदान करें। सभी ने मतदान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है। सबने मतदान करना चाहिए।
मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से। तो इस बार जब आप वोट करें तो सुरक्षित भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत और नए भारत के नाम पर ही वोट करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।